हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे मैड सीरीज़ में। मैड का मतलब है मीन्स आंसर डेली, जिसमें हम 100 टेस्ट करने वाले हैं, इंक्लूडिंग 23 मेजर टेस्ट और 77 माइनर टेस्ट। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है, जिसमें हम 10 मार्क करके 3 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस किस चीज़ का, कोल्ड वॉर का, और वही पर्टिकुलरली कैसे कोल्ड वॉर ने इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप किया। तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि कोल्ड वॉर जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया है, दैट पीरियड इज़ 1947 टू 1991। और ये वो पीरियड था जब जो पूरा वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बट गया था। और इस दौरान पॉलिटिकल, मिलिट्री, आइडियोलॉजिकल राइवलरी चल रही थी। किसके बीच में? दो फैक्शंस थे, एक कैपिटलिस्ट था, एक कम्युनिस्ट था। कैपिटलिस्ट को यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा था और कम्युनिस्ट को सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। और इस दौरान डायरेक्ट वॉरफेयर ना करके प्रॉक्सी वॉर चल रहे थे। हर ये कंट्री अपने आप को न्यूक्लियर रिच बना रही थी और इकोनॉमिक अलायंसेस बनाए जा रहे थे। तो आप इस की फीचर बताओगे तो आपको बताना पड़ेगा कैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद बाईपोलर वर्ल्ड हो गया। तो बाई का मतलब दो हिस्सों में, एक तरफ था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएसए लीड कर रहा था, और दूसरा था हमारा वर्सा पक्ष, ईस्टर्न ब्लॉक। तो हमारे वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक बन गए थे। और इसमें एक कंट्री पर अटैक का मतलब था सारे कंट्रीज पर अटैक। तो इट वाज अ काइंड ऑफ बाईपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो करता है कि भाई हम दोनों की तरफ से नहीं, हम इंडिपेंडेंट न्यूट्रल रहना चाहते हैं। खैर, इसमें आर्म्स रेस, और ये जो आर्म्स रेस थी ये सिर्फ लिमिटेड नहीं थी मिलिट्री तक, ये स्पेस में भी चली गई थी। जैसे यहाँ पर आप देखोगे स्पुतनिक वगैरह है, नासा है, इन लोगों ने टेक्नोलॉजिकल राइवलरी में भी एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए कसर नहीं छोड़ी। एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी वार लड़े जा रहे थे। प्रॉक्सी वार का मतलब था कि इनडायरेक्टली, जैसे कोरिया है ऐसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, है ना। तो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट वाले, साउथ को कर रहे थे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो आज भी आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया की हालत अच्छी नहीं है, बिकॉज वो कम्युनिज्म को फॉलो करता रहा, वहाँ डेमोक्रेसी आई ही नहीं। और साउथ कोरिया है वो कितना डेवलप्ड हो गया है। सेम वियतनाम में हुआ। वियतनाम में भी दो हिस्से बन गए थे, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। बट लेटेर टाइम्स में वियतनाम वाज यूनिफाइड, बट नॉर्थ कोरिया नहीं हो पाया साउथ कोरिया के साथ। कोल्ड वार का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? डीकोलोनाइजेशन। जब बहुत सारी जो कॉलोनीज थी, या तो वो यूएस के साथ चली गई या यूएसएसआर के साथ, तो उनको काइंड ऑफ जो फॉर्मर कॉलोनीज थी उनको कोलोनाइजेशन से मुक्ति मिलने लगी, बट वो किसी एक के साथ अलाइन होने लगे। इकोनॉमिक ब्लॉक आप देखोगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, गेट, तो इन लोगों ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज को डेवलप मतलब प्रमोट किया। गेट मतलब क्या था? जो आज का हमारा डब्ल्यूटीओ है, तो पहले ही गेट के नाम से होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बट अब ये डब्ल्यूटीओ में हो गया। तो जिसको भी भाई आईएमएफ से लोन चाहिए था उसको भाई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वो किसका इम्पैक्ट था? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का ही था। अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें अपने कंट्री में लानी पड़ेंगी। और फाइनली 1991 में यूएसएसआर का जो कोलैप्स है, उसके बाद ये जो बाईपोलर था वो यूनिपोलर में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें यूएसए डोमिनेट करने लग जाता है। हालांकि लेटेर टाइम्स में जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर बन जाता है। आज के दिन आप देखोगे तो यूएसए एक पोल है, चाइना है, यूएसए के बाद अपना फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, या मैं ये कहूँ कि G20 इज़ अ मेजर ग्रुप ऑफ 20 इकोनॉमीज, इसमें 19 प्लस EU भी आ जाता है। तो आज के दिन तो मल्टीपोलर हो जाता है। तो जो कोल्ड वॉर था इसके कारण जियोपॉलिटिक्स का जो रीशेप हुआ वो मिलिट्री अलायंस के रूप में, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के रूप में, डिप्लोमेटिक टेंशन्स के बीच में, ये सब हुआ और ये आज भी शेप कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फिफ्थ फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में, और कैसे उसने फोकस किया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो आपको बताना है जो फिफ्थ फेज था, पर्टिकुलरली यहाँ पर एनपीए को प्रमोट किया गया, और जो एनपीए था वो हमारा सिटीजन सेंट्रिक था, वो हमारा इंक्लूसिविटी को फॉलो करता था, वो हमारा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम आर्ट बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। और ये रिजल्ट ओरिएंटेड था, बातें कम काम ज़्यादा, सोशल जस्टिस को फॉलो करता था, पोवर्टी,
इनइक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इन पर फोकस करता था। तो आपको बहुत सुंदर शब्दों में इसको पेश करना होगा। द फिफ्थ फेज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्टार्ट इन 1971, जिसको हम NPA फेज बोलते हैं। इस फेज के दौरान जो शिफ्ट आया आइडियोलॉजी में, इट वाज सिटीजन ओरिएंटेड, इट वाज डेमोक्रेटिक, इट वाज इक्विटेबल गवर्नेंस। ये बात करता था सोशल जस्टिस की, ताकि जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं वो सारी इंक्लूसिविटी से भर जाएं, रेस्पॉन्सिव हो जाए हमारा। तो की फीचर हम इसमें 5 पॉइंट बता सकते हैं। पहला, सोशल इक्वलिटी जस्टिस। तो ये बात करता है कि भाई जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सर्विसेज जो है इट शुड बी एक्सेसिबल टू मार्जिनलाइज ग्रुप, जो कि जिनको पहले से एक्सेस नहीं था वो उनको मिलना चाहिए। और उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, पार्टिसिपेशन, सिटीजन राइट्स, ये सब आने चाहिए। पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो हम पब्लिक पॉलिसी में एफिशिएंसी आनी चाहिए, और जो हमारे पॉलिसीज है दे शुड बी रेस्पॉन्डिंग द सोशल नीड्स, जो लोगों की नीड है। तो हमारे डिसीजन मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब लोगों के जो कंसर्न है ना वो इंक्लूड होने चाहिए हमारी पॉलिसी में, तभी तो सिटीजन सेंट्रिक बना पाएंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। और जो गवर्नेंस होती है, एक बात बोली जाती है जैसे गवर्नमेंट और गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज मेड ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल। इस तरह से बात कर सकते हो। मैनेजिंग द पीपल इज नोन एज गवर्नेंस। ऐसी छोटी छोटी कुछ कोट्स आप याद कर सकते हो गवर्नेंस के, सिटीजनशिप के, एडमिनिस्ट्रेशन के। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या है? मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के ओपिनियन मैटर करते हैं। तो इसमें लोगों को हिस्सेदार बनाओ, पार्टिसिपेटरी बनाओ, अकाउंटेबल बनाओ सरकार को। रेलेवेंस क्या है सोशल इश्यूज़ का, जैसे हमारे पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन राइट्स, इन पे फोकस किया गया। इसमें बताया गया कि वैसे अगर आप देखा जाए तो हमारे पास 2 ही चीज़ होती हैं, हेल्थ और एजुकेशन। अगर ये दोनों चीज़ इंश्योर हो जाती हैं तो ये सारे कंसर्न एड्रेस हो जाते हैं। मान लो आदमी गरीब क्यों होता है? बिकॉज उसके पास हेल्थ नहीं है। हेल्थ की वजह से क्या करना पड़ता है, उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, उसकी जेब खाली हो जाती है वो। और मान लो एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो सारा पैसा ड्रेन आउट हो जाता है और सारी उम्र वो लोन लेके चुकाता रहता है। अगर उसके पास हेल्थ नहीं है तो वो बार बार बीमार पड़ेगा, वो काम पे नहीं जा पाएगा, तो उसकी पैसे कमाने की जो एबिलिटीज़ है वो कम हो जाएंगी। और पैसा नहीं होगा तो एजुकेशन भी नहीं ले पाएगा, क्वालिटी एजुकेशन। और एजुकेशन ना होने की वजह से स्किल कम हो जाएंगी और अल्टीमेटली वो उस विशियस साइकिल में फंस जाएगा। जो गरीब क्यों हूँ? बिकॉज एजुकेशन नहीं। एजुकेशन क्यों नहीं है? बिकॉज मैं गरीब हूँ। और हेल्थ, एजुकेशन ये नहीं होंगे तो ह्यूमन राइट्स भी, पहले तो इंसान रोटी कपड़ा मकान ही तो मांगेगा ना, बाद में ही राइट्स की बात करेगा। ठीक है, तभी तो वो इंडिपेंडेंस, इंटरनेट, जस्टिस, ये सब की बात करेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा नए वाला था ये फोकस करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, बिकॉज डेवलप्ड में तो ऑलरेडी लोग अवेयर थे, बट जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनकी लोकल गवर्नमेंट, उनकी कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस, इसके ऊपर ये फोकस करता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं ये हमारी सीरीज चल रही है, सीरीज़ का नाम है मैड सीरीज़, मेंस आंसर डेली। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलता है। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। इसके कुछ फीचर पेड हैं, जैसे इसमें आपको मिलता है लाइव डिस्कशन विद टाइमर। आप अटैम्प्ट कर सकते हो लाइव, यूट्यूब पर 8:30 बजे आता है रात को। आपको 24 घंटे में आपकी कॉपी इवैल्यूएट होकर आपको मिल जाती है विद डिटेल रिमार्क्स। आपको पर्सनल मेंटरशिप रहती है, मेंटर्स के पर्सनल नंबर आपको शेयर किए जाते हैं। आपको एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाता है जहाँ पर बाकी बच्चों की भी आंसर भी आते हैं। आप सबके आंसर चेक कर पाओगे कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उन्होंने कौन कौन से डायमेंशन इंक्लूड किए हैं। आपको सारे PYQ सोल्ड मिलते हैं मेंस के। इसमें टोटल 100 टेस्ट आपको मिलेंगे, 77 माइनर हैं, 23 हमारे मेजर हैं। और ये हमारा शेड्यूल है जिसमें 8:30 आपको टेस्ट मिलता है माइनर, और हर ट्यूसडे को मेजर टेस्ट होगा जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ये आपको 9 बजे मिलता है सुबह। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। पेड फीचर में आपको कॉपी इवेल्युएट करके दी जाएगी विद इन 24 आवर्स। सॉल्यूशन PDF आपको दी जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टॉपर्स की कॉपी आपको मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस आपको रहता है, और टेस्ट सीरीज में आपको मेंटरशिप भी रहती है। खैर इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको डिस्कस करना है, जो कंसेप्ट है रता का या रित का, वो कैसे हमारी एथिकल गवर्नेंस या एथिकल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो काइंड ऑफ ये कहना चाह रहा है कि कैसे जो ग्लोबल ऑर्डर है, कॉस्मिक ऑर्डर है, या आप नेचुरल ऑर्डर भी कह सकते हो, कि सब कुछ नेचर में ना एक बैलेंस सा है। सन का, मून का, डे नाइट, ऋतु, सब कुछ एक बैलेंस में चलता है। और ये जो बैलेंस है, ये जो नेचर की इंटीग्रिटी है, बैलेंस है, ये कैसे मेंटेन होता है? तो इस कंसेप्ट से हम एथिकल डिसीजन मेकिंग में कैसे मैनेज कर सकते हैं क्राइसिस को।
तो आप इसमें एथिक्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल ज़रूर देने हैं। विदाउट एग्जाम्पल्स आप उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। लिखने के लिए ठीक है, बट समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो ये बताते हैं कि अगर आपको रता का कंसेप्ट जो है कॉस्मिक बैलेंस का, अगर वो आपके लीडर्स में होता है या इंडिविजुअल में भी होता है, तो आप राइटियसनेस को प्रोटेज करते हो। पर्सनल की जगह उठ के आप कम्युनिटी को, सोसाइटी को फोकस पे लेके आते हो। एग्जाम्पल जैसे कोविड के टाइम न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी जकिंदा अर्डेन, तो उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार उनके सारे एक्शंस ट्रूथफुल थे, है ना, और प्रोएक्टिव गवर्नेंस उन्होंने दिखाई, सारी ट्रांसपेरेंसी रखी फैसलों में। तो अगर जब आपके ये एक्शंस कॉस्मिक बैलेंस से अलाइन करते हैं तो बेहतर रिजल्ट रहते हैं। सिमिलरली इंडिया में भी जब ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया कि भाई इस पेंडेमिक की घड़ी में जस्टिस फेयरनेस हमारा इंश्योर हो। लोग वहाँ मर रहे थे, फिर भी जस्टिस वाज डन टू द पीपल जहाँ तक पॉसिबल था। तो इसमें जो रता है वो अपने गवर्नेंस का एक इम्पोर्टेंट एथिकल एस्पेक्ट बन सकता है। बट कुछ हद तक जब एथिकल लैप्सेस भी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल कवरअप्स होते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन होता है या आपकी फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं या डीप फेक बनाए जाते हैं या फेक एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जिसमें आप मतलब जो एजेंसीज़ हैं उनका यूज़ करके परेशान करते हो, तो वहाँ पर ऐसे क्राइसिस के टाइम आपका रता वायलेट होता है। और रता वायलेट होता है तो क्या फैलता है? केओस, इनजस्टिस फैलती है, जिसको हम अनरता बोलते हैं। फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजिडी, तो भोपाल गैस ट्रेजिडी तो वाज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, है ना। इट वाज अ मेयर नेग्लिजेंस। पता था कि ये कभी भी हो सकता है, लेकिन उसको बार बार रिपोर्ट को इग्नोर किया गया और उस चीज़ को दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेजिडी, ऐसा कह सकते हो। मिथाइल आइसोसाइनेट वहाँ पर गैस लीक हुई और हज़ारों की जान जो वहाँ पे चली गई। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठीक है, तो कॉरपोरेट कंपनीज़ ने इसको बाद में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया कि इट वाज अ इंसिडेंट, इट वाज नॉट अ इंसिडेंट, इट वाज कह सकते हो कि इट वाज अ प्लान्ड मर्डर कह सकते हो। तो इसमें कंक्लूजन आप करोगे कि एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए गवर्नेंस और क्राइसिस मैनेजमेंट में रता इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इससे आपको ट्रूथ, फेयरनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप इंश्योर कर सकते हो। और जो रता का जो कंसेप्ट है वो एक मोरल कंपास हो सकता है, या आप कह सकते हो इट इज़ ए मेजरिंग रोड फॉर गवर्नेंस या एक्शंस। ठीक है, आप उससे मेजर कर सकते हो कि हम कहाँ तक ठीक चल रहे हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और आप हमारे इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट वेरी नॉमिनल अमाउंट 5000 में आपको 100 टेस्ट मिल रहे हैं। विद इन 24 आपको इवेल्यूएशन मिल रहा है, आपको मेंटरशिप मिल रही है, आपको एक शेड्यूल मिल रहा है। और आप चाहते हो कि आपका मेंस इतना हाई स्कोरिंग हो कि इंटरव्यू आपका डिसाइडिंग ना हो आपके सिलेक्शन में, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप ये सारा कंटेंट पढ़ना भी चाहते हो तो हमारा STM बैच चल रहा है, इंक्लूडिंग उस बैच की फ़ीस है 10,000 और ये उस टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूड रहती है। उसकी कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी गई हैं, आप क्वालिटी देख सकते हो, कितना डिटेल्ड, कितना रिसर्च और आपको एकदम फिल्टर्ड कंटेंट मिल रहा है। तो ये QR कोड स्कैन करके आप एनरोल कर सकते हो। बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद।